Okay, students, welcome to you all in first chapter of class 12. मैं HR सिंह आपको पूरी केमिस्ट्री का क्लास 12 के केमिस्ट्री का कोर्स पढ़ाऊंगा, शुरू करूंगा आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि पूरे 12th के केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है। ये जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या बनाना होगा, क्या सेल्फ स्टडी करना होगा। तो 12th के केमिस्ट्री या कहिए ओवरऑल केमिस्ट्री वो 3 पोर्शन में बांटा गया है, मालूम है आपको। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है पहले ये देख लेते हैं। तो पहली बात कि 3 तरह का केमिस्ट्री, तो सबसे वन बात हम करते हैं क्लास 12 के सिलेबस में कौन सा, तो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा, तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट शुरू भी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का सॉलिड स्टेट। सेकंड चैप्टर कौन है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। पूरा चैप्टर का नाम ऐसे होता है, डाइल्यूट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन एनसीईआरटी इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन लिखा है, मैं भी सॉल्यूशन लिख रहा हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग को पढ़ना है और मेन फोकस हम लोग का क्या रहेगा कि हाउ टू स्कोर बेटर देन द बेस्ट मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी इज बोर्ड एग्जामिनेशन। एक्सटेंसिव पढ़ेंगे लेकिन मेन प्रायोरिटी हम लोग का क्या होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन का होगा। वेरी गुड। थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। फिफ्थ चैप्टर है सर फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ाऊंगा मैं, पढ़िएगा आप। एकदम इंजॉय करके पढ़ना है। हैसल फ्री स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बाय यू, है ना। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटलर्जी आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मिनरल, ये सब के बारे में पढ़ना है। नंबर 2 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 में भी पढ़ना है कुछ, क्लास 12 में। क्लास 12 में कौन सा है, तो ग्रुप 50 टू ग्रुप 18। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 50 टू ग्रुप 18। थर्ड चैप्टर कौन होगा हम लोग का इनऑर्गेनिक में, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और फोर्थ चैप्टर इनऑर्गेनिक का कौन है, तो वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक का 4 चैप्टर हो गया, फिजिकल का 5 चैप्टर हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक तो हम लोगों ने देख लिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होगा, तो नंबर 1 चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स।
नंबर 2 चैप्टर है अल्कोहल, ईथर्स एंड फिनॉल। सेकेंड चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का है अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल्स। थर्ड चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड, बड़ा चैप्टर है, ज्यादा क्वेश्चन भी पूछता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में है अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड। फोर्थ चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, एमाइंस का बात कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप NH2। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, कंटेनिंग नाइट्रोजन। फिफ्थ चैप्टर कौन है इसमें? तो हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, आसान चैप्टर है सब। फिर पॉलीमर्स, सिक्स्थ चैप्टर इज पॉलीमर्स। और सेवेंथ और लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो प्योरली 12th के लिए ऑर्गेनिक में 7 चैप्टर, इनऑर्गेनिक में 4 और फिजिकल में 5 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं प्योरली 12th के लिए। कंपटीशन के लिए एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ता है, ये 12th इसको कोई मतलब नहीं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियो एक्टिविटी। तो हम लोग को ये 5 फिजिकल, 4 इनऑर्गेनिक, 7 ऑर्गेनिक, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन में? देखिए मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, फिजिकल केमिस्ट्री से 23 मार्क्स, क्लियर। नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। कितना हो गया? 42 और 70 मार्क्स का होता है ना, प्रैक्टिकल पेपर है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी होता है, तो बचा कितना? 28। तो सबसे ज्यादा नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछता है। तो नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने नंबर का? 28। और नंबर 4 जो आपका प्रैक्टिकल होता है, वो वाइवा, प्रैक्टिकल बनाना और क्या क्या होता है सब कुछ मिला करके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। तो ये मिला करके आपको 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा। इतने चीज है, अब आपको अंदाज लग गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो फिजिकल केमिस्ट्री नाम से क्लियर है, फिजिक्स का एप्लीकेशन होगा, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं के बराबर है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल अप्रोच आप कहिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में आ जाएगा, है ना। इनऑर्गेनिक में मेनली हम लोग को रिएक्शंस याद करने होंगे। खैर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो समझने का है, लेकिन रिएक्शन याद करने होंगे। इसमें मैकेनिज्म बेस्ड स्टडी करोगे, याद कम करना पड़ेगा, लेकिन आपको एनालिटिकली सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, इसके नेक्स्ट क्या होगा, इसके नेक्स्ट क्या होगा, मैं बताऊंगा कैसे आप सोचेंगे। ये 3 चैप्टर जो है बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो कंप्लीट आपको याद करना होगा, दवाई का नाम याद रखना है, मेनली मेडिसिन के नाम याद रखने हैं कि कोई वायरस का अटैक हुआ, बैक्टीरिया का अटैक हुआ, फंगस का अटैक हुआ,
तो एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल, ये सब क्या होता है। पॉलीमर्स में कौन सा पॉलीमर किस मोनोमर से बना, वो भी याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर के साथ। बायोमोलिकुल आपको समझने का, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। ये 4 चैप्टर में नोमेनक्लेचर का भी चर्चा करना और आइसोमेरिज्म का भी चर्चा करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं पर 1 मार्क्स भी छूटने का गुंजाइश ना बचे। जिस काम के लिए हम लोग पढ़ाई शुरू किया वो काम हम लोग का सक्सेस हो। ठीक है, तो इसको मिटा लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखिए हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट से नाम से ही मतलब है सॉलिड, ठोस, स्टेट मतलब अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में जानना है। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन होते हैं आपको मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसमें इस चैप्टर में हम लोग को किस पर फोकस करना है, सॉलिड पर। तो पहले हम लोग जान लें सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होते हैं। आपको मन बहलाने के लिए कोई 5 भी बता सकता है, प्लाज्मा स्टेट होता है, बोराइनस्टीन कंडेंसेट होता है, नहीं ध्यान लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जानना है सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लें स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने तरह के, ये एक चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा 11 में, स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, एक तरफ सॉलिड के बारे में जान लें, दूसरे तरफ यहीं पर साथ में हम लोग कर लेते हैं, दूसरा लिक्विड स्टेट के बारे में जान लें, और तीसरा कौन सा स्टेट होता है, तीसरा होता है गैसियस स्टेट। तो यहां पर हम लोग गैस के बारे में जान लें। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर, 3। सॉलिड क्या होता है, देखिए कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप भी फिक्स होगा और वॉल्यूम भी फिक्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड कहेंगे। शेप फिक्स होने का मतलब वो चौड़ा है तो चौड़ा रहेगा। इस शेप का, पेन देखिए मेरा, मार्कर देखिए, इस शेप का है ऐसा ही शेप रहेगा उसका, शेप इसका बदलेगा नहीं। ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। मेरा शेप नहीं बदलेगा, मैं आदमी से मानुष नहीं बन जाऊंगा, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ये बोर्ड देखिए, व्हाइट बोर्ड, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर ही रहेगा, तो ये सॉलिड हो गया। शेप नहीं चेंज किया, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम मतलब जगह, कितना जगह लेता है वो भी चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड क्या हो गया, इसमें substance will have fixed shape and fixed volume. Substance will have fixed shape and fixed volume. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ऐसा सब्सटेंस का जिसका शेप भी फिक्स हो और वॉल्यूम भी फिक्स हो। तो देखिए ईंटा जिससे मकान बनता है, दीवार उठता है, शेप फिक्स है ना, वॉल्यूम भी फिक्स है उसका, कितना वॉल्यूम लेगा, क्यूबॉइडल शेप में है तो क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यही ना वॉल्यूम होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो फिक्स रहेगा चाहे जो आ जाए।
शेप भी उसका फिक्स है, आपको ईटा का मालूम है शेप। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग सॉलिड का क्या ले लिए, ब्रिक्स, ईटा। स्टोन ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, आपको जो मर्जी करे आप, ध्यान आपको आ गया होगा सॉलिड क्या होता है। लिक्विड के बारे में जाने तो लिक्विड आप देखिए, एक बाल्टी पानी लो, कितना, एक बाल्टी, चाहे जितना पानी उसमें आता होगा। अभी पानी का शेप कैसा है, बाल्टी वाला शेप, सिलेंडर का शेप का बाल्टी होता है, सिलेंड्रिकल शेप है। उस पानी को एक टब में उझल दीजिए, टब में डाल दीजिए। टब का शेप तो जो होगा उसमें टब का शेप ले लेगा पानी, पानी उतना ही रहेगा। अगर बाल्टी में 20 लीटर है तो टब में भी 20 लीटर है, यानी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। शेप चेंज कर गया, पहले बाल्टी वाला शेप था, अब टब वाला शेप है। अब एक काम कीजिए, आप रूम के फर्श पर उस पानी को उझल दीजिए, तो क्या होगा, पानी तो वही 20 लीटर है, पहले बाल्टी का शेप ले लिया था, रूम के फर्श पर वो 20 लीटर पानी आ जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्सटेंस विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड में सब्सटेंस विल हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड वेरिएबल शेप। शेप फिक्स नहीं होगा। एग्जाम्पल आपको मालूम है, वाटर। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, ईटीसी, ये सब क्या है, लिक्विड। सिमिलरली गैस का ही बात होगा। देखिए, हीलियम गैस या हाइड्रोजन गैस गुब्बारा में भरा रहता है। गुब्बारा कितना, इतना बड़ा, बहुत, उसमें 5 लीटर गैस भरा होगा, 2 लीटर गैस भरा होगा, या 100 मिलीलीटर भरा होगा, कुछ मान लीजिए। तो अभी गैस का शेप कैसा है, जो बैलून का शेप है, गोल है, स्फेरिकल शेप है। वॉल्यूम इसमें गैस का कितना है, 100 मिलीलीटर। अगर उसमें 3 हमने चुभा दिया गुब्बारे में तो गुब्बारा फट जाएगा। गैस कहां जाएगा, अगर रूम में गुब्बारा फटा तो रूम में फैल जाएगा, तो गैस फैल गया, यानी गुब्बारा में जो एयर है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, फैल गया ना, मतलब जगह ज्यादा लिया तो बढ़ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम वेरी कर गया, किसका, गैस का। शेप देखिए, पहले बैलून का शेप लिए हुए था, अब किसका शेप ले लिया, वो पूरा गैस, रूम का। तो गैस में शेप भी वेरी करेगा और वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका शेप भी वेरी करे और वॉल्यूम भी वेरी करे, उसको क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। क्लियर। तो इसमें क्या कहता है, सब्सटेंस विल हैव वेरिएबल शेप एंड वेरिएबल वॉल्यूम। Substance will have variable shape and variable volume। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई भी गैस, एयर क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। कोई भी गैस ले लिया तो गैसेस स्टेट ही रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो सॉलिड, क्यों सॉलिड है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब समझिएगा जिससे वो सॉलिड बना है। मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है या आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, किससे हमारा शरीर बना है, सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से, बॉडी ऑर्गन से। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल हमारे बॉडी को बनाने में कौन हेल्प किया, सेल। इसी तरह से सॉलिड बनेगा किससे, एटम से, मॉलिक्यूल से, आयन से। तो सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। तो कहता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में सॉलिड के केस में दूरी बहुत कम होगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में सॉलिड के केस में दूरी बहुत कम होगा। अच्छा, दूरी कम होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दोनों पार्टिकल के बीच में ज्यादा होगा। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो सॉलिड क्या होगा, रिजिड होगा, हार्ड होगा, टफ होगा। आपको मालूम है कि सॉलिड हार्ड होता है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम,
यानी इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी लो। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, सॉलिड के केस में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लो। गैस के केस में देखिए, गैस के केस में दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा, तब तो दोनों चीज वेरी कर गया, शेप भी और वॉल्यूम भी। तो गैस के केस में थर्ड पॉइंट हो गया इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। सॉलिड में वेरी लेस और गैस में वेरी लार्ज। लिक्विड का क्या होगा, तो लिक्विड का इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस गैस से कम होगा और सॉलिड से ज्यादा होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं लिक्विड के लिए कि ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस क्या सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे सॉलिड में सबसे कम। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस लिक्विड में और उससे ज्यादा इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस गैस में। यानी लिक्विड के केस में इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस गैस से कम होगा और सॉलिड से ज्यादा। इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस मतलब वही कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो मॉलिक्यूल है या एटम है या आयन है उसके बीच का दूरी। नेक्स्ट बात, अगर इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है तो सॉलिड के केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग बोल सकते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है। तो सॉलिड के केस में क्या हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। गैस के केस में क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच का दूरी सबसे ज्यादा है तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम। तो गैस के केस में क्या हो गया, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। अब ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, आप देख रहे हो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। तो ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम केवल लिख दे रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड में, सबसे कम गैस में, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लिक्विड में होगा, सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। ये हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस जान लिए। इस चैप्टर का हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक कौन है, सॉलिड फॉर्म। मैंने तीनों को कंपेयर कर दिया, आप लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोगों ने सॉलिड लिक्विड गैस देख लिया। सॉलिड यहां पर हम लोग का ज्यादा जरूरी था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सॉलिड्स आर हार्ड, या रिजिड या टफ। सॉलिड हार्ड क्यों होता है, रिजिड क्यों होता है, टफ क्यों होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या आंसर आप लिखोगे चूंकि सॉलिड के केस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्यों,
डिस्टेंस कम होने के कारण। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा फोर्स से एकदम टाइटली किए हुए रहेगा पैक, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, तो ये हार्ड हो गया, सॉलिड इसीलिए हार्ड हो गया। क्या कारण है? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे? वाई solids are hard, rigid or tough। सॉलिड हार्ड, रिजिड और टफ क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस कम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड हार्ड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू वेरी less intermolecular distance, due to very less intermolecular distance, comma intermolecular force of attraction is very large, intermolecular force of attraction is very large, very large, hence constituent particle gets tightly packed, and so solids are hard। तो सॉलिड हार्ड क्यों होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टाइटली पैक हो जाते हैं। ये सॉलिड का बात हो गया। अब हम लोग सॉलिड के टाइप्स में चलेंगे। दो तरह का सॉलिड का टाइप होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। कौन कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। 1, 2 साल 3 साल में दोनों के बीच में डिफरेंस पूछता है, तो रनिंग टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड कितने तरह के? 2 तरह का, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम डिफरेंस फॉर्म में ही बता देते हैं ताकि अलग से डिफरेंस ना लिखना पड़े। डिफरेंस फॉर्म बताएंगे तो डेफिनेशन एग्जांपल भी आ ही जाएगा, सारा प्रॉपर्टी भी आ रहेगा। तो 2 तरह का सॉलिड होता है, कौन कौन? सबसे पहला एमोर्फस सॉलिड, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, एमोर्फस सॉलिड। और दूसरा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड 2 तरह का सॉलिड है। डिफरेंस फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इस तरफ मैं हेडिंग दे देता हूं एमोर्फस सॉलिड, और राइट साइड में हेडिंग दे दे रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड और इस तरफ हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन का चर्चा करेंगे, एमोर्फस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। डेफिनेशन से चर्चा करने से पहले आप एग्जांपल की ओर चलिए। आपने लोहा का चदरा देखा है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। प्रॉपर्टी गेस करिएगा कॉमन सेंस से। लोहा का चदरा क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और दूसरा आप कॉटन, जो पिल्लो में होता है, तकिया में होता है, रुई, वो एमोर्फस सॉलिड है। दोनों में क्या डिफरेंस है
आप अंदाज लगाइए और डेफिनेशन सोचिए। लोहा का चदरा क्रिस्टलाइन सॉलिड और रुई है एमोर्फस सॉलिड, रबर है एमोर्फस सॉलिड, ये जो मैंने कपड़ा पहन रखा ये है एमोर्फस सॉलिड। तो अंदाजा लगाइए। तो कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे सॉलिड बना है वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। जैसा अरेंजमेंट यहां पर वैसा ही यहां पर, वैसा ही यहां पर। थ्रू आउट द सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा। सॉलिड के किसी भी पोर्शन पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा अगर हुआ तो उस सॉलिड को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में क्या है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होता है तो उसको हम लोग एमोर्फस सॉलिड कहेंगे। क्लियर? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा तो पूरे सॉलिड के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर पर बदलते रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एमोर्फस सॉलिड। और यही डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड का। तो क्रिस्टलाइन में क्या कहता है? constituent particles are uniformly arranged throughout the solid ये हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपको मालूम है जिससे सॉलिड बना। इसमें यूनिफॉर्मली अरेंज थ्रू आउट द सॉलिड नहीं होगा तो क्या कहता है? पहला पॉइंट कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली अरेंज्ड थ्रू आउट द सॉलिड। नॉट यूनिफॉर्मली अरेंज्ड throughout the solid। मतलब इसका अरेंजमेंट थोड़े थोड़े इंटरवल पर चेंज करते रहेगा। तो क्या लिख सकते हो? अरेंजमेंट गेट्स चेंज्ड आफ्टर small interval। arrangement gets changed after small interval। ये हो गया एमोर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन में तो एक जैसा अरेंजमेंट होता ही होता है। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? रबर, फाइबर, प्लास्टिक, कॉटन। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल रबर, फाइबर, प्लास्टिक, कॉटन, ईटीसी। क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या होगा? तो आइस होगा, सॉल्ट होगा, रॉक सॉल्ट, डायमंड होगा और कोई भी मेटल, आयरन, कॉपर, जिंक, कुछ भी। तो इसका एग्जांपल क्या? आइस, रॉक सॉल्ट, डायमंड, ग्रेफाइट, कुछ भी, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक और एग्जांपल ले लीजिए आयरन। होने का तो बहुत सारा हो सकता है तो दोनों का डेफिनेशन, दोनों का एग्जांपल हो गया। अगर डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन और एग्जांपल लिख देना है। थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टी कहिए। यहां तो हम डिफरेंस फॉर्म में आ रहे हैं। एमोर्फस सॉलिड में थोड़े थोड़े अंतराल पर अरेंजमेंट चेंज करता रहता है। जब अरेंजमेंट थोड़े थोड़े अंतराल पर चेंज करता रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलेंगे कि एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्योंकि थोड़े थोड़े अंतराल पर अरेंजमेंट चेंज करता है। इसमें अरेंजमेंट चेंज नहीं करता है। थ्रू आउट द सॉलिड क्या होता है? सेम। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलोगे? इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो एमोर्फस सॉलिड क्या हो गया? इट हैज short range order। it has short range order। क्रिस्टलाइन में क्या हो जाएगा? it has long range order।
इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर और क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? तो देखिए रुई है, लगता नहीं है कि सॉलिड की तरह है ना जी। 8, 9, 10 के बच्चे को सॉलिड समझा दीजिए केवल डेफिनेशन और पूछिए कि रुई सॉलिड है जी, तो 1 मिनट सोचेगा सॉलिड बोले कि नहीं बोले। ये जो हमारा कपड़ा ये सॉलिड है जी, तो वो कंफ्यूज करेगा। है तो सॉलिड, लेकिन एमोर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। मजा नहीं आता इस तरह के सॉलिड को सॉलिड बोलने में, तो क्या बोलते हैं इसको? स्यूडो सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड। आप लोहा का चदरा कोई फटाक से बता देगा कि क्या है, सॉलिड है, तो उसको ट्रू सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या हो गया? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। इसमें दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्या? True solid. They are also called true solid. पांचवा पॉइंट में मूव करते हैं। देखिए एमोर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड के तुलना में कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड के तुलना में कम होगा। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर और क्रिस्टलाइन सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्जर। तो पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों के बीच में पढ़ रहे हैं तो देन लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 5 डिफरेंस हो गया। और देखिए 6 नंबर में क्या कहता है कि अगर एमोर्फस सॉलिड को काटिएगा एकदम पजा हुआ चाकू से, शार्प नाइफ से, तो कटने के बाद फ्रैक्चर्ड सरफेस देगा। जो कटेगा, मान लिया जाए कि हमको क्या काटना है, एमोर्फस सॉलिड सोचिए आप, फाइबर काटना है, एकदम रफ सरफेस देगा, शार्प नहीं देगा, इतना बढ़िया शार्प नहीं देगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटिएगा तो भी कटेगा, लेकिन कटने के बाद जो नया सब्सटेंस देगा उसका एज शार्प होगा, सरफेस शार्प होगा। तो एमोर्फस के बारे में क्या बोल सकते हैं? व्हेन कट विथ शार्प नाइफ, it gives product with rough or fractured surface, rough or fractured surface। इसमें छठा पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर शार्प नाइफ से काट दिए तो जो नया प्रोडक्ट देगा उसका सरफेस स्मूथ होगा। तो क्या कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में? व्हेन कट विथ शार्प नाइफ, व्हेन कट विथ शार्प नाइफ, कॉमा, gives product with smooth surface, gives product with स्मूथ सरफेस। 6 पॉइंट हुआ, पहले नोट करिए तो और अगला पॉइंट चलेंगे क्योंकि बोर्ड हम लोग का भर गया। नोट कर लो। चलिए अब इसके बाद वाला पॉइंट बात करेंगे 6 के बाद।
देखिए 6 पॉइंट हुआ था, 7th पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, लेकिन फिक्स नहीं होगा, वेरी करता रहेगा। कंडीशन चेंज होने पर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा। तो क्या हो जाएगा? लो एंड वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो एंड वेरिएबल melting and boiling point, melting and boiling point, लो और वेरिएबल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका? एमॉर्फस का। क्रिस्टलाइन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और फिक्स होगा। आयरन का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो होगा, तो क्या high and fixed melting and boiling point, melting and boiling point, high and fixed melting and boiling point। एक बात और देखिए, कहता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। ये क्या कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। crystalline solids are anisotropic in nature। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक, तो समझते हैं कि आइसोट्रॉपिक होता क्या है। केवल लिख देने से काम चलेगा नहीं। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डायरेक्शन चेंज करने पर कोई एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। तो जनरली हम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर के संदर्भ में जो लेना है फिजिकल प्रॉपर्टी, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े होगे फिजिक्स में, लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़े होंगे। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ऐसा करके आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आइसोट्रॉपिक क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी गेट्स चेंज व्हेन डायरेक्शन इज चेंज। तो क्या इसका मतलब हुआ? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये आइसोट्रॉपिक हो गया। इन आइसोट्रॉपिक क्या होगा? इन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा डायरेक्शन चेंज करने पर, कंडीशन चेंज करने पर। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। इसमें सेम रहेगा। आइसोट्रॉपिक का मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में। एग्जांपल के तौर पर हम लोग अभी बात किए थे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन आइसोट्रॉपिक में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है डायमंड, एंगल चेंज करिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और एंगल चेंज करिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और। तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है एनाइसोट्रॉपिक। अब आइसोट्रॉपिक किसका प्रॉपर्टी है? एमॉर्फस सॉलिड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 8 डिफरेंस आपको ध्यान रहेगा। एग्जामिनेशन में 5 तक लिखिएगा तो भी काम चलेगा। नोट कर लीजिए।
ये टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गया। टाइप्स ऑफ सॉलिड के बाद हम लोग को एमॉर्फस सॉलिड का भी टाइप और क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी टाइप पढ़ना है। तो देखिए आपका किस्मत बढ़िया है कि आपको कम पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड का कोई टाइप नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड का कोई टाइप नहीं होता। तो ऐसे ही झूठा सॉलिड है, उसका क्या टाइप होगा जी? एमॉर्फस सॉलिड का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप होता है। कितने तरह के? 4 तरह के। तो हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप कितने तरह के? पहला बात करेंगे आयनिक सॉलिड। पहला सॉलिड कौन हो जाएगा? आयनिक सॉलिड। दूसरा सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा सॉलिड हम लोग बात करेंगे इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा बात करेंगे मेटालिक सॉलिड। चौथा कौन सा सॉलिड होगा? तो मेटालिक सॉलिड। 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो शुरू करते हैं आयनिक सॉलिड से स्टडी। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट सॉलिड। आयनिक सॉलिड को ही बोल सकते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट सॉलिड। क्या होता है? तो बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आयनिक बॉन्ड भी आयनिक कंपाउंड में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके थ्रू एक मॉलिक्यूल एक एटम दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है। तो आयनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बाइंडिंग फोर्स, जो एक से अधिक एटम को आपस में बाइंड करके रखेगा। तो आयनिक सॉलिड क्या हो गया? ये सॉलिड जिसमें बाइंडिंग फोर्स आयनिक बॉन्ड होगा। और हम लोग आयनिक बॉन्ड आता है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक सॉलिड होगा। इतना ही तो बात है। तो ध्यान रखिएगा, मेटल नॉन मेटल का जहां पर हो रहा है वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो क्या ये सॉलिड in which binding force is a ionic bond. Binding force is ionic bond is called ionic solid. Binding force is ionic bond is called ionic solid. Example NaCl, देखिए इसमें आयनिक कंपाउंड है ना, Na प्लस Cl माइनस, मेटल नॉन मेटल। NaNO3, Na प्लस NO3 माइनस, KCl ETC, ये सब क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। दूसरा बात करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का, कोवैलेंट सॉलिड का। कोवैलेंट सॉलिड को ही हम लोग क्या बोलेंगे? नेटवर्क सॉलिड। तो ऐसा सॉलिड जिसमें बाइंडिंग फोर्स कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच में ना, कोवैलेंट बॉन्ड
मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। तो क्या कहता है, ए सॉलिड इन विच बाइंडिंग फोर्स इज कोवैलेंट बॉन्ड, बाइंडिंग फोर्स इज ए कोवैलेंट बॉन्ड, बाइंडिंग फोर्स इज ए कोवैलेंट बॉन्ड is called covalent solid, is called covalent solid। कोवैलेंट बॉन्ड होगा बाइंडिंग फोर्स, तो उसको बोलेंगे कोवैलेंट सॉलिड। एग्जांपल देखिए कोवैलेंट सॉलिड का, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कोवैलेंट सॉलिड है। जिसमें भी आपको कोवैलेंट बॉन्ड दिखाई देगा वो कोवैलेंट सॉलिड होगा। अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट सॉलिड होगा। तीसरा तरह का बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो थर्ड टाइप क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसी को हम लोग वैन डर वाल सॉलिड कहेंगे। हेडिंग दे दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे, तो वैन डर वाल सॉलिड, वैन डर वाल सॉलिड। क्या होता है वैन डर वाल सॉलिड, तो ऐसे सॉलिड जिसमें बाइंडिंग फोर्स वेरी वीक फोर्स होंगे, बहुत ही वीक फोर्स, जिसको वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, तो उसको वैन डर वाल सॉलिड कहेंगे। जैसे आइस, ड्राई आइस, किसी भी इनर्ट गैस का सॉलिड फॉर्म, आयोडीन, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या हो गया, ए सॉलिड इन विच बाइंडिंग फोर्स इज, ए सॉलिड इन विच बाइंडिंग फोर्स इज वैन डर वाल फोर्स या वेरी वीक फोर्स, वैन डर वाल फोर्स और वेरी वीक फोर्स, वेरी वीक फोर्स इज कॉल्ड ऐसा सॉलिड, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल आइस, ड्राई आइस जिसको सॉलिड CO2 भी कहते हैं, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो सकता है आयोडीन, कोई भी इनर्ट गैस, ये सब क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई भी इनर्ट गैस का मतलब क्या हुआ, इनर्ट गैस का सॉलिडिफाइड फॉर्म। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पर चर्चा करते हैं, तो चौथा हो गया मेटालिक सॉलिड। फोर्थ कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या कहता है, मेटल को मेटालिक सॉलिड कहेंगे, बस एक लाइन में इतना ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन लिखने का क्या लिख दीजिएगा, मेटालिक बॉन्ड आपने कोवैलेंट बॉन्ड चैप्टर में पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग में क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सॉलिड इन विच बाइंडिंग फोर्स इज मेटालिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड। कोई भी मेटल ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए सॉलिड in which binding force is metallic bond, binding force is metallic bond is called metallic solid। एग्जांपल आयरन, कोई भी मेटल ले लीजिए, आयरन, कॉपर, जिंक, अल्युमिनियम, etc। तो ये चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग देख लिए, नोट करिए।
देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड भी 3 तरह का होता है, बाकी किसी का तो टाइप हम लोग को नहीं जानना है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप जानना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कितने तरह के? तो 3 तरह के होते हैं। क्या करना हम लोग को अब? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहला हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें चार्ज आने की गुंजाइश न हो। सेम टाइप ऑफ एटम जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम जैसा हो, करीब करीब इक्वल हो, उसके बीच में बन जाए अगर सॉलिड, तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। सबसे पहला बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या कहता है कि ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड, वीक फोर्स तो होगा ही होगा, जिसमें चार्ज आने की गुंजाइश ना हो और लाइक एटम्स के बीच में बना हो, सेम एटम्स के बीच में। These solids are formed between similar atoms. Formed between similar atoms. कहने का मतलब similar electronegative atoms. Similar electronegative atoms. एग्जाम्पल, अगर आपने आयोडीन ले लिया तो नॉन पोलर है, सिमिलर है दोनों आयोडीन, तो दोनों आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो नॉन पोलर है। CH4 भी अगर ले लेते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर। क्लोरीन भी ले लेंगे तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि क्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है। अगर सॉलिड का एग्जांपल ले लिए तो अंडरस्टूड है सॉलिड फॉर्म ऑफ क्लोरीन। क्लियर? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या कहता है? तो सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में नहीं बनेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम अलग अलग होगा, तो उसको बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या कहता है? These solids are formed between different atoms. These solids are formed between different atoms. डिफरेंट एटम्स मतलब डिसिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग हो। डिसिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। डिसिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग हो, या पोलर है, नाम से क्लियर है, उसमें चार्ज आने का गुंजाइश होगा। एग्जाम्पल HCl, ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। तीसरा इसका टाइप तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीसरा कौन होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो ऐसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें बाइंडिंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड होगा
हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है वेरी वीक बॉन्ड है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड मात्र 3 एटम के बीच में बनता है। कौन कौन? तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अलावा चौथा के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड में जब भी होगा तो यही 3 चीज होगा, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, इतना ही होगा ना। तो क्या कहता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच बाइंडिंग फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये molecular solid in which binding force is a hydrogen bond comma that is called क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। एग्जाम्पल क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड का? तो HF, NH3, H2 ये सब का सॉलिड फॉर्म, अगर कोई सॉलिड नहीं भी है तो। ये टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड भी हो गया। तो थियोरेटिकल वाले में थोड़ा सा एक चीज बचा है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड नोट कर लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड का। हम लोग का क्या टॉपिक अब होगा? सुपर कूल्ड लिक्विड। यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, सुपर कूल्ड लिक्विड से। सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या है? ऐसा लिक्विड जिसको सरफेस पर फ्लो करने का टेंडेंसी हो, सरफेस पर वो फ्लो कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए शीशा का ग्लास होता है ऑफिस वगैरह में, बहुत ही सुंदर। गर्मी के समय में क्या होता है, ऊपर से पिघलता है और शीशा नीचे की ओर ज्यादा मोटा हो जाता है। ये क्या हो गया? सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि वो अपने सरफेस पर पिघल करके टॉप से नीचे की ओर जा रहा है, टॉप से नीचे की ओर जा रहा है। तो हम लोग ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो क्या है सुपर कूल्ड लिक्विड? दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो ऑन देयर सरफेस। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो on their surface. They have tendency to flow on their surface. Example glass। इसीलिए ग्लास को हम लोग एमोर्फस क्रिस्टलाइन में एग्जांपल नहीं लिए थे, अगर लीजिएगा भाई तो एमोर्फस में आ जाएगा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एनसीईआरटी बुक में भी है, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड? इसलिए कि अपने सरफेस पर फ्लो कर सकता है। तो आंसर क्या लिखना है? ग्लास इज कंसीडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज ग्लास कैन फ्लो ऑन इट्स सरफेस। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पर, तो आगे बात करते हैं। 1 मिनट, एग्जांपल से पहले कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर देखिए। कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर जो आगे यूज आएगा उसमें कितने साइड होंगे, कितने एंगल होंगे, कितने फेस होंगे। तो मैं टॉपिक देता हूं सम ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स। सम ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स देखिए, ये आपको मालूम है फिर भी मैं रिकैप कर दे रहा हूं। सम ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स, सबसे पहला हम बात करते हैं किसका? क्यूब का। क्यूब किसको बोलते हैं? तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे। क्यूब में क्या हो गया? ऑल साइड्स इक्वल। देखिए मैं क्यूब बना रहा हूं, यही क्यूब है। अच्छा, इस क्यूब में अपन लोग को मालूम करना है
कि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर यानी वर्टेक्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए 8। देखिए एग्जांपल के तौर पर ये डस्टर है, ये क्यूबाइडल है, क्यूब नहीं है, तो क्यूबाइड में भी 8 कॉर्नर होंगे। देखिए आप, ये डस्टर एक कॉर्नर यहाँ हो गया, एक यहाँ 2, एक यहाँ कॉर्नर हो गया 3, एक यहाँ हो गया 4 और 4 पीछे, तो 8 कॉर्नर हो गए क्यूबाइड में या तो क्यूब में। ऐसे फिगर में भी मैंने बता दिया गोल घेर के। नंबर ऑफ कॉर्नर के बाद नंबर ऑफ एज का बात करेंगे या साइड, एज को ही हम लोग क्या बोलते हैं साइड। नंबर ऑफ साइड कितने साइड है काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना एरिया साइड है क्यूब या क्यूबाइड में तो 12। देखिए आप इस डस्टर में थोड़ा सा कर्व है, फिर भी आप एज्यूम कर सकते हो। एक साइड हो गया ये वाला, दूसरा साइड, तीसरा, चौथा, 4 पीछे 8, ये देखिए 5वां 6ठा 7वां 8वां, 4 पीछे था 12। इसके बाद फेस या सरफेस, नंबर ऑफ फेसेस और सरफेस, कितने फेस या सरफेस होंगे क्यूब या क्यूबाइड में तो फेस कितने हैं 1 2 3 4 5, एक पीछे से होगा तो 6 फेस या सरफेस हम लोग को ध्यान रखना है क्यूब में या क्यूबाइड में। फेस क्या हो गया देखिए, एक फेस ये रहा, ये पूरा पीछे वाला इसका, दूसरा फेस, ऊपर तीसरा फेस, नीचे चौथा, इस साइड 5वां फेस और इस साइड 6ठा फेस, तो 6 फेस इसमें क्यूब में। क्यूबाइड में भी यही सब बात होगा, केवल फिगर चेंज कर जाएगा। क्यूबाइड में क्या तो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, सारा साइड्स इक्वल नहीं होगा, इस तरह का कुछ होगा। रेक्टेंगल से क्यूबाइड बनता है और स्क्वायर से क्यूब बनता है, इस तरह से होगा। इसको साइड ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी, अगर इसमें किसी एक को ए माने हैं तो सबका ए होगा। अब ये बताइए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है तो साइड का क्यूब ए क्यूब, साइड हमने ए लिया है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ए बी सी। ये तीसरा बात हम करते हैं स्फीयर का। स्फीयर कैसा शेप हो गया, ये स्फेरिकल शेप हो गया। सर्किल भी ऐसा ही होता है, स्फीयर भी, स्फीयर 3D में होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि एटम का शेप स्फीयर होता है तो एटम का वॉल्यूम भी स्फीयर के वॉल्यूम से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शेप ऑफ एटम is assumed to be spherical, shape of atom is assumed to be spherical। ये क्यूब, क्यूबाइड और स्फीयर का बात हो गया, ये नोट कर लीजिए। तो हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा एग्जांपल हम लोग का आ जाएगा, तो फिर यूनिट से शुरू करना होगा हम लोग को, ये थ्योरेटिकल पोर्शन से बाहर निकलेंगे। सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा इमेजिनेशन है, अब होगा, अभी तो इमेजिनेशन कुछ था ही नहीं।
जब ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़ना शुरू करेंगे सॉलिड का टाइप यूनिट से, तो कुछ एजम्पशंस, इमेजिनेशंस आएंगे। क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज, क्लासिफाई each of the following solid as ionic, नेटवर्क, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक सॉलिड। आयनिक, नेटवर्क, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक सॉलिड। आप चारों का डेफिनेशन पढ़ चुके हो एग्जांपल के साथ। क्लासिफाई करना है, एग्जांपल मैं लिख देता हूं। टीन, सल्फर, सेलेनियम। क्या है? एसएन, सल्फर, सेलेनियम। मैं सारा लिख देता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है। SiO2, Na2SO4, Na2SO4, नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल घर में रहता है सबके। नेप्थलीन C10H8। इसके बाद है ग्लूकोज, व्हाइट फास्फोरस, सिलिकॉन। कौन है? ग्लूकोज, फॉर्मूला मालूम है C6H12O6। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस P4 से डिनोट करते हैं। फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन। इसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड SiC। एक और दिया है बनाने के लिए सिल्वर Ag। तो पहचानिए, ये क्वेश्चन है। पहले आप इसको बनाइए, फिर आप वीडियो से आप अपना सॉल्यूशन मिलाइए, सही है या गलत। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप, समय बचेगा। तो हम कॉलम बना लेते हैं, या यही जगह लिख देंगे। तो इसमें आप पहचानिए सबसे पहले कि आयनिक सॉलिड कौन है, किसमें आयनिक सॉलिड का गुंजाइश है। Na2SO4 आयनिक सॉलिड होगा, और कोई आयनिक सॉलिड हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा पहचान लीजिए मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन कौन होगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड एक तो यहां नजर आ रहा है एसिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा व्हाइट फास्फोरस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दो तरह का हो गया। देखिए, ग्लूकोज मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सिलिकॉन कार्बाइड लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका? नेटवर्क सॉलिड, SiO2 नेटवर्क सॉलिड, जिसको कोवेलेंट सॉलिड भी बोल सकते हो। नेटवर्क सॉलिड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। नेटवर्क सॉलिड और कौन कौन हो सकता है? एक तो SiO2 है, सेलेनियम, सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड। सेलेनियम भी नेटवर्क सॉलिड है, सिलिकॉन भी नेटवर्क सॉलिड है। सिलिकॉन भी नेटवर्क सॉलिड है।
फास्फोरस मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, एसिड मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक और मॉलिक्यूलर सॉलिड नेपथलीन है, ये रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड में तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं होगा, कैसा सॉलिड होगा? नेटवर्क सॉलिड। अब देखिए सिल्वर मेटल है तो मेटालिक सॉलिड, ऊपर देखिए टीन मेटल है तो मेटालिक सॉलिड, उधर क्या बच गया? एक ग्लूकोज कैसा सॉलिड है? अब आप डिसाइड करिए कि ग्लूकोज किस केस में डालोगे। स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कोवैलेंट बॉन्ड आएगा, तो ग्लूकोज भी कैसा सॉलिड? कोवैलेंट सॉलिड, या इसको कहेंगे नेटवर्क सॉलिड। तो ये हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन सॉलिड स्टेट का चैप्टर 1 का लेक्चर 1 थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, पहले ही फिनिश हो जाता है। इसके बाद यूनिट सेल और स्पेस लैटिस शुरू करेंगे, तो हम लोग का क्लास 90 मिनट्स या उससे कुछ देर का चलेगा। थैंक यू। तो बार बार पढ़िए और बार बार समझने का प्रयास करिए। बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज्यादा जरूरी है, बार बार रिवीजन करना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।